बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ और ये एक फ़ौजी ऑफिसर हैं, आई थिंक कैप्टन हैं, कैप्टन ईमान। ये खातून है, ये एक तकरीर कर रही हैं और बच्चों के सामने मौजूद है। आजकल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आजकल इस मिशन पे है कि वो बच्चों के बीच में यूनिफॉर्म में जाते हैं और जाकर उनके साथ इंट्रैक्शंस करते हैं अपने इदारे के हवाले से। और वो उन्हें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक के अंदर एक ओपिनियन बन गई है कि फ़ौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, फ़ौज जो है वो हुकूमतें क्यों गिराती है, फ़ौज ज़्यादती क्यों करती है और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो इसके ऊपर तलबा में जाते हैं और जाकर उनकी जहन साजी की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो ओपिनियन बन गई है वो ठीक हो सके। पहले आप ये सुनिए कि ये खातून ने क्या बातचीत की। ये गालिबन कैप्टन है, कैप्टन ईमान, और ये पाक फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने बातें क्या की, पहले आप वो बातें सुने, फिर हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब में। और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडियलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today, is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort of every institute. Do not ask what your country has done for you. Always seek and ask what you have done for your country. अच्छा जी, इसमें बड़ा ज़बरदस्त पीछे म्यूज़िक भी साथ चलाया जा रहा था। ये खातून एक्चुअली क्या कह रही हैं, इनके 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो स्टाफ कॉलेज के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं 1965 की जंग पे, 1971 की जंग पे, उन किताबों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, यानी एहतसाब का अमल है, फ़ौज का एहतसाब हो। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1971 की जंग के हवाले से जो किताब पढ़ाई जाती है स्टाफ कॉलेज में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी वाला या एहतसाब वाला चैप्टर है, ज़रा वो कौम के सामने लेकर आए ना, कौम को पता चले कि उस वक्त आपने क्या गलत किया था। देखें, उस वक्त मुल्क टूट गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने तारीख का एक बदतरीन सरेंडर किया था, और ये बड़ा खौफनाक सरेंडर था। 90,000 फ़ौजियों ने हथियार डाले थे। इतने बड़े पैमाने पे कभी भी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले जैसे मशरिकी पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। तो उसका जो चैप्टर है वो कौम के सामने लाया जाना चाहिए। एक तो उमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने कैसे पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया, और उनकी अपनी तरजीहात उस वक्त क्या थी, उस पर दर्जनों किताबें छप चुकी हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि 1971 के हवाले से कौन सी अकाउंटेबिलिटी है जो की गई है। इस इदारे में अकाउंटेबिलिटी है, ये दावा किया इस खातून ने। तो अगर इदारे में अकाउंटेबिलिटी होती तो 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया इस इदारे ने। 4 डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आईने पाकिस्तान को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस इदारे ने की? नहीं की। इस इदारे ने बार बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया, क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? नहीं हुई। बेशुमार चीज़ें इस इदारे ने की, यानी पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं, फिर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हर चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गलत है ना। तो कभी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई, फांसी की सज़ा उनके मरने के बाद, और यह भी कहा गया इनकी लाश को लटकाओ। तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? बल्कि उस जज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया जिस जज ने यह फैसला दिया था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाली जो कहानी है, इदारे के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी अपने उनके मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोई है तो है, लेकिन जो कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को रोंदा है, जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को तबाह बर्बाद किया है, उसके ऊपर तो आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो पहले के बाद दूसरा डिक्टेटर आता ही ना। अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़िया-उल हक के बाद परवेज़ मुशर्रफ, और उसके बाद पीछे बैठकर तो मार्शल लॉ लगातार चल रहा है। इमरान खान साहब आज के दौर को भी मार्शल लॉ कहते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो खातून ने कहा, ये माशरत उलूम की किताबों में पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं, ये बाशऊर लोग हैं, ये अवेयर्ड हैं हालात से, इन्हें पता है कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। ये माशरत उलूम की आपकी किताबों पे और घिसे पटे लेक्चर्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई खातून दे, चाहे वो कोई हजरत दें,
चाहे जितने मर्जी अच्छे एक्शन के साथ दें, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ेगा एक्शन के साथ। फर्क पड़ेगा तब जब आप अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे, सिर्फ अपना काम। दूसरा इनका जो दावा था वो ये था कि आर्मी जो भी करती है अच्छा बुरा ये पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आर्मी होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पहला सवाल तो ये है। आपको तो ये इख्तियार ही नहीं दिया हुआ आइन ने कि आप अवामी मफाद का तायुन करें। यानी सिंपल ये है कि खातून ने इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म कर लिया कि फ़ौज जो भी करती है वो करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, आपने तो सिर्फ फॉलो करना है। आप तो एक तनख्वाहदार तबका है ना आपका, आप लोगों को कौम तनख्वाह देती है और आपको सिक्योरिटी की ड्यूटी दी हुई है, तो वहाँ पे आपको जो जो कहा जाएगा वो ड्यूटी आप करेंगे और आप सिविलियन हुकूमत के अंडर काम करेंगे। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, आप खुद से कैसे तायुन करने लग गए कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? आप खुद से कैसे ये फैसले करना शुरू हो गए कि अवामी मफाद में हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है? ये जो इलेक्शन चोरी होता है क्या ये अवामी मफाद में होता है? क्या ये जबरी तौर पे इंसानों को, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता किया जाता है? क्या ये कौमी मफाद में होता है? क्या फार्म 47 की जाली हुकूमत जो बनाई गई है ये कौमी मफाद में बनाई गई है? क्या जो मार्शल लॉ लगाए गए हैं ये कौमी मफाद में लगाए गए हैं? इलेक्शन चुराने से लेकर जबरी गुमशुदगियों तक, अदालतों को कंट्रोल करने तक, पार्लियामान के अंदर ऐसी अजीबो गरीब किस्म की आइन साजी करवा के आइन का हुलिया बिगाड़ने तक, क्या ये सारे काम पब्लिक के मफाद में किए गए? पब्लिक इंटरेस्ट आप फैसला ही नहीं कर सकते, आपके पास आइनी तौर पे ये इख्तियार ही नहीं है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट का फैसला करें। ये तो अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो ये फैसला करेंगे कि अवामी मफाद में क्या करना है, और वो जो फैसला करेंगे आप बाउंड है कि आपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है, सर फेंक के। आपको पसंद आए या ना आए आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, इसलिए कि आप अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते। आईने पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप खुद से पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको फैसला करें कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है और वो आप काम करना शुरू कर दें। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अंडर द गवर्नमेंट काम करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट हो, वो गवर्नमेंट जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो, वो गवर्नमेंट नहीं जिसको आप खुद घसीट के लेकर आए हो। तो बहरहाल ये खातून की बातचीत थी, उन्होंने ये सारा कुछ कहा। और वैलिडेशन नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी होते हैं, क्लैरिटी होती है सोच के अंदर बड़ी। तो एक चीज़ में तो क्लैरिटी है कि ऐसा लगता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने ही करना है पाकिस्तान में जो भी करना है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं, बाकी सारे गद्दार हैं, सिविलियंस जो हैं ये फारग हैं, बिल्कुल ही कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं है, बस ये कल ही अच्छे हैं। ये सोच के साथ तो मुल्क नहीं चलता ना। आपको कीड़े मकोड़ों को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ब्लडी सिविलियंस को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको ये कहना पड़ेगा कि ये लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये समझदार भी हैं, ये मुल्क चला भी लेंगे, ये फैसले करेंगे, हम फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे, फिर तो आपका इंस्टीट्यूशन आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। मतलब ये खातून ऑफिसर हैं, इन्होंने जो बातें की इसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन, इससे बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है पब्लिक का। पता नहीं आइडियाज़ कौन देता है कि लाके खातून को अब खड़ा कर दिया है और उन्हें कह रहे हैं जी कि आप एक लेक्चर दे दें तलबा को, और वो लेक्चर के मखसूस हिस्से निकाल के उस पर म्यूजिक चाड़ के उसको जनाब पब्लिक भी कर दिया। तो क्या लोग बिलीव करेंगे कि मिलिट्री के अंदर ये जो है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है? चारों में से एक डिक्टेटर की अकाउंटेबिलिटी की होती तो लोग मान लेते। पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करते हैं, ये आपको इख्तियार ही नहीं दिया हुआ। बहरहाल आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब ये दो मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये सारी गवर्नमेंट ही इस मिशन पे काम कर रही है। ये लोग जरा फ्रंट फुट पे आए हुए हैं। एक ये बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत हम नहीं चला रहे, हुकूमत फौज चला रही है, और हमें फिलहाल इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं जनाब ये हाइब्रिड सिस्टम है और ये चल रहा है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, फौज हमारे साथ मिलकर हुकूमत चला रही है, सियासत में मुदाखलत कर रही है, और जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ हो रहा है हमारा नहीं, फौज का किरदार है। एक तो ये दोनों बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बातें बता रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव बड़ा मोहतात कर रहे हैं। मैसेज यही दे रहे हैं ये भी, इनके लोग भी, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी, कि एक्चुअली इमरान खान साहब का फड्डा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और जो हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। पाकिस्तान आज जिस भी नाकामी का जो है सामना कर रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ये दोनों लोग जो हैं वो एक तो ये बात साबित कर रहे हैं, और दूसरा हैरत अंगेज़ तौर पर ये इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं दोनों, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। ये हैरत अंगेज़ तौर पर जिस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे फ़लस्तीन में, गज़ा में 100 के करीब शहादतें हो रही हैं और ब्रूटली शहीद किया जा रहा है वहाँ पे इसराइल की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों को, तो वहाँ कत्लेआम हो रहा है। बल्कि जो इमदादी कारकुन हैं उनका भी कत्लेआम हुआ है। आप इंटरनेशनल न्यूज़ अभी उठाएं, कोई भी एक खोल लें,
कोई भी अरब न्यूज़ चैनल खोल लें, तुर्की से आप चले जाएं, कहीं और आप यूरोपियन खोल लें, तो आपको पता चल जाएगा हकायक क्या है कि बड़ी तादाद में जो इमदादी कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से भी आते हैं, वो भी शहीद कर दिए जाते हैं और ये सिलसिला भी जारी है। अब जब वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, उस वक्त में उस कत्लेआम पे बात करने की बजाय राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या ये टाइम है अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात करने का, जिस वक्त फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है? यानी ये इसके ऊपर बात तो तब होगी ना जब कोई वहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा, दुनिया बैठ जाएगी, कोई मामला हो जाएगा। ये वक्त से पहले इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। या तो ये ज़हनी तौर पे खुद तैयार हैं और कौम को तैयार कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पे तैयार रहे, इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है, या फिर ये पाकिस्तान को एक नई डिबेट के अंदर बिला वजह घसीटना चाहते हैं, जो गैर ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस वक्त इन चीज़ों को छोड़ दिया जाना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर अमन कायम हो जाए और फ़लस्तीनियों को उनका राइट मिले जो वो चाहते हैं। ये बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन अभी इन बातों को छेड़ने का मकसद कोई समझ नहीं आ रहा, जानबूझ के इन चीज़ों को छेड़ा जा रहा है। हालांकि जनरल बाजवा ये फैसला कर चुके थे, वो ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाली साइड पे जाएगा, और वो ये बातें सहाफ़ियों के साथ, लोगों के साथ करते भी थे। इमरान खान साहब ने इस बात को माइंड किया था। अब इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। नाज़रीन, एक स्कैंडल है मेरे पास, और ये एक बड़ा स्कैंडल है। ये तकरीबन 3 स्कैंडल्स की एक सीरीज़ है जो मैं आपके सामने रखूँगा, और ये स्कैंडल सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं ना सड़कों पे चलते हुए, ये बहुत महंगी गाड़ियाँ होती हैं। इनमें 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, बाद गाड़ियाँ इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी जीपें, SUVs, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस गाड़ी के ऊपर एक्साइज का नंबर नहीं होता ना, वो पकड़ी जाती है। अब मैं आपको एक स्कैंडल बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जाली नंबर हासिल किए गए गाड़ियों के। नॉन कस्टम गाड़ियाँ पाकिस्तान में स्मगल होकर आती हैं, उन गाड़ियों को कस्टम्स पकड़ लेता है। कस्टम का डिपार्टमेंट उन्हें पकड़ने के बाद उनकी ऑक्शन करता है, और ऑक्शन के ज़रिए से वो गाड़ियाँ दोबारा बोली लगती है, लोग ख़रीद लेते हैं। जब वो ख़रीदते हैं तो उनको एक पर्ची भी मिल जाती है, और उस पर्ची की बुनियाद के ऊपर वो पर्ची लेकर जाते हैं, रसीद, और जाकर वो एक्साइज के डिपार्टमेंट को दिखाते हैं कि जनाब हमने ये ऑक्शन में गाड़ी खरीदी है, लिहाजा ये चेसिस नंबर है गाड़ी का, ये इंजन नंबर है, इस गाड़ी को आप वैलिडेट कर दें, इसका नंबर जारी कर दें। नंबर मिलता है, गाड़ी लीगल हो जाती है और लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब स्कैंडल कहाँ पे है? स्कैंडल है जनाब 2 जगहों पे। एक PSW एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, और एक जनाब डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन, ये इमरान मोहम्मद साहब हैं। ज़रा इमरान मोहम्मद साहब से पूछा जाए और उनसे इंक्वायरी की जाए तो सारा का सारा मामला खुल जाएगा। सैकड़ों गाड़ियां ऐसी जिन्हें कस्टम्स ने कभी नहीं पकड़ा, वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और ये कैसे हुई हैं? गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर बड़ी तेज़ी से ये खेल खेला जा रहा है। हो ये रहा है कि नॉन कस्टम गैर कानूनी गाड़ियां पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती हैं, और ये कीमती गाड़ियां हैं, इनमें एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में है। ये गाड़ियां पाकिस्तान आ जाती हैं और ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देती। कस्टम इन गाड़ियों को पकड़ता नहीं है, लेकिन जो डेटाबेस है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस के जरिए से जाली एंट्रियां कर दी जाती हैं और की जा रही हैं कस्टम के सिस्टम के अंदर। अच्छा, जिस ऑफिसर का वो आईडी है ना, उसको भी नहीं बात पता होता कि उसके आईडी को इस्तेमाल करते हुए खोला गया है, और डेटाबेस इस्तेमाल करने वालों ने पीछे से, जो पाकिस्तान सिंगल विंडो वाले हैं, उन्होंने मिल मिला करके डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन का जो इमरान मोहम्मद साहब का सिस्टम है, उसके साथ ये करते ये हैं कि ये चुप करके उसके अंदर एंट्री डाल देते हैं और गैर कानूनी गाड़ी को लीगल करके एक पर्ची जारी कर देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सैकड़ों गाड़ियों का ये कर दिया गया है। पाकिस्तान के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया इन लोगों ने। इसकी इंक्वायरी करवा लें आप। मैं पाकिस्तान के निज़ाम को ये चैलेंज करके कहता हूं कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी। गुज़िश्ता 6 महीने से ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और काम ये हो रहा है कि गैर कानूनी गाड़ियां मंगवाई जाती हैं और वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। बड़े आराम से एक एंट्री की जाती है कंप्यूटर के ज़रिए से, डेटाबेस में उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ जाके उसकी एंट्री कर देते हैं और एक पर्ची निकाल के उनके हाथ में दे देते हैं। वो पर्ची लेकर जाते हैं, वहाँ पे एक्साइज से उसका नंबर ले लेते हैं, वो गाड़ी वैलिडेट हो जाती है, जाके मार्केट में बेच देते हैं। और इस तरह बहुत सारी गाड़ियाँ बिक रही हैं। ये वारदात है, मैंने ये वारदात आज आपके सामने रख दी है। और एक बंदे का मैंने आपको नाम बताया, इमरान मोहम्मद साहब। इनसे इंक्वायरी करें, इनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है, और इन्हें ये कहा जाए कि सारा डाटा निकाल के सामने रखें और चेक करें कि कितनी गाड़ियों की ऑक्शन हुई है और कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऑक्शन ही नहीं हुई है। बड़े आराम से पकड़ा जाएगा।
कैसे पकड़ा जाएगा? फ़र्ज़ करें 100 गाड़ियों की, ये तो हैं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 100 गाड़ियाँ जो हैं वो उनके नंबर लगे हैं, उनमें से चेक कर लें वो कितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी ऑक्शन हुई थी और जिनके इश्तिहारात छपे थे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से तो सिर्फ इतनी गाड़ियाँ हैं, एक ख़ास नंबर है जिनके इश्तिहारात छपे थे, जिनकी बोली गई थी और वो ख़रीदी गई हैं। बाकी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? तो वो बाकी गाड़ियां सारी वही हैं जिनकी जाली एंट्रियां की गई हैं। ये बड़े आराम से पकड़ा जाने वाला स्कैंडल है और ये कोई भी ऑफिसर ईमानदार इस पे लगेगा तो 5 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और कम से कम 4-5 मेन बंदे जेल के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं और ये बड़ा जबरदस्त स्कैंडल है। इन लोगों ने और जो वारदात डाली है अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कंटेनर्स के अंदर क्या कार्रवाई डाली है और उसमें इसहाक डार साहब का क्या रोल है। नेक्स्ट किसी एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा। आज ये वाला स्कैंडल मैंने आपके सामने रख दिया है। नाज़रीन, बुशरा अंसारी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया, उनकी इज्जत पहले ही बड़ी है मेरे दिल में, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ये बहादुरी वाली बात है। आजकल के दौर में जब कोई बोल नहीं पाता तो अनवर मकसूद साहब या बुशरा अंसारी साहिबा या कुछ इस तरह के लोग हैं जो बोलते हैं हिम्मत के साथ। और वो कह रही जी आपके सामने 2 माएँ खड़ी थी, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी उस्मान डार की वालिदा। इनका जो भी मौक़िफ़ है अगर इनकी इज्जत रख ली जाती तो कौम को आपकी मर्दानगी पर फ़ख्र होता। मैं बड़े बड़े मर्दों से कह रही हूं कि यहां आकर आपकी मर्दानगी नज़र आ गई कि आप 2 औरतों से डर गए। अब जिनके लिए पैगाम है ना उनको समझ जाना चाहिए और उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो क्यों औरतों से लड़ रहे हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ अपने मफाद को देखता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी के लिए जो रोज़ाना ये साबित करने लग जाता है कि फ़ौज का सियासत में किरदार है, हालांकि आप रोज़ कहते हैं जनाब कोई नहीं है, जो बारीक वारदात डाल रहा है। इनके लिए आपने 2 बेवा ख़वातीन को, एक बेवा खातून है, एक इतनी बुजुर्ग खातून है, ऐसी ख़वातीन को आपने जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको जेलों के अंदर रखा, उन्हें जो है वो तकलीफ़ का निशाना बनाया। तो यहाँ पे कह रही हैं बुशरा अंसारी साहिबा कि आपकी मर्दानगी नज़र आ गई। अब नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में फ़ौजी हमायत याफ्ता हुकूमत इमरान खान के जेल में हकूक़ और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर किए जाने वाले इस जुल्म की शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। नंबर 1, इमरान खान को 22 से 23 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है। नंबर 2, उनका वज़न तेज़ी से और ख़तरनाक हद तक कम हो गया है। नंबर 3, उनके ज़ाती डॉक्टरों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है और वो अपने बेटों से बाकायदगी से बात नहीं कर पाते। नंबर 4, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किताबें भी उन्हें फ़राहम नहीं की जा रही। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को इस वक्त तकलीफ़ दी जा रही है। इसके हवाले से जबरान इलियास साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं जिन्हें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो बजट आया है इसमें अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें कम हुई हैं, उनकी कीमतें कम हुई हैं। जैसा कि SUVs की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें कम हो गई। जो कीमती कुत्ते और बिल्लियाँ लोगों ने रखे होते हैं, उनका जो गैर मुल्की खाना आता है उनकी कीमतें कम हो गई। गैर मुल्की पनीर जो आता है उसकी कीमत कम हो गई। मछली, चिकन, चश्मे, ऐसी सैकड़ों चीज़ें जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आती हैं उन पे ड्यूटियाँ कम की गई हैं ताकि अमीर आदमी के लिए थोड़ी सहूलत पैदा हो जाए, जो अलीट क्लास है उसे सहूलत मिल जाए। जबकि गरीब के इस्तेमाल वाला घी, चीनी, तेल ये बदस्तूर महंगे हैं और महंगे रहेंगे। इनके ऊपर किसी किस्म की ना सब्सिडी दी गई है ना इनके ऊपर किसी किस्म की सहूलत दी गई है। ये चीज़ें पहले भी महंगी थी, ये चीज़ें अब भी महंगी हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की जो एक इकट्ठ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा ने एक्चुअली उसकी सदारत की है। अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे और मेज़बानी अली अमीन गंडापुर के पास थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इख्तलाफी बातें की हैं और अपनी अपनी भड़ास निकाली है। कई लोगों ने कहा जी पंजाब नहीं निकलता, पंजाब वालों ने कहा जी हमारे ऊपर जुल्म और फस्तागियत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों ने कहा जी हमें गद्दार क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा जी अब देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की चंद गलत पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे लोग निशाना बने। ऐसे लोग भी जो इमरान खान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, वो बेचारों को निशाना बनाया गया, वो भी अपने गिले और शिकवे कर रहे थे। शाहिद खटक ने बड़ी खुलकर बात की, उन्होंने बैरिस्टर गौर पे भी तनकीद की, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पे भी और उसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे भी तनकीद की कि हम किसी से ना लेकर खाते हैं ना कोई और मामला। इमरान खान की रिहाई का हमें लाया अमल दें, हमें बताएं करना क्या है, डयाला जाना है, क्या करना है, कोई हिकमत अमली तो बनाए। तो वो तो पार्टी अभी तक कोई हिकमत अमली तो सामने नहीं ला सकी, लेकिन इसके ऊपर मुशावरत शुरू हो गई है। गंडापुर साहब ने 2 बातें की, एक बात पहले मैं आपको बताता हूँ और दूसरी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहली बात, उन्होंने इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से एक दावा किया
गंडापुर साहब का यह कहना है कि फौज ने जो सर्वे करवाया है, क्योंकि वो अपने सर्वेस करवाते रहते हैं, आर्मी के सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब की इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत 88% है, 88%। जबकि वो कह रहे हैं जी हमारे सर्वे के मुताबिक जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो 93% है, 93%। और अगर कोई कहता है कि साबित करो तो मैं ये साबित भी कर दूंगा। ये चैलेंज अली अमीन गंडापुर ने किया। अली अमीन गंडापुर ने ना एक और बड़ा खौफनाक चैलेंज किया है। ये चैलेंज मुझे समझ नहीं आया उन्होंने क्यों किया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अमानत है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अगर तुम लोगों ने इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा दी या इस हुकूमत को टॉपल करवा दिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तगड़े हो जाओ, सारे मिल जाओ, अब हुकूमत बचाना। यानी मुझे समझ नहीं आई, वो सारे इदारों को और हुकूमत को कह रहे हैं कि जी तगड़े हो जाओ, मेरी हुकूमत गिरा के दिखाओ। मैं इमरान खान को बाहर निकालने से मामला हुकूमत बचाने तक आ गया। देखिए यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में, जो टूटेगा वो अपनी सियासी कवर खोद लेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो लिखी पड़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक चल रही थी इमरान खान साहब को बचाने के लिए, जो चैलेंज करना था कि इमरान खान को निकालना है बाहर, इतने अरसे में मैं बाहर निकाल लूंगा, इमरान खान की रिहाई से बात यहां तक आ गई कि अब हुकूमत आप हमारी गिरा के दिखाएं, हुकूमत नहीं हम गिरने देंगे। भाई ये हुकूमत लोगों ने दी किस लिए थी? लोगों ने तमाम हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए दी थी कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। इसके अलावा तो लोगों की कोई और दिलचस्पी नहीं थी, ना लोग कुछ और पूछते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुझे बताते हैं, कहते हैं जी हम जिस हल्के में जहां पे जाते हैं अवाम के अंदर, अवाम ने कभी नहीं पूछा कि ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, बजट अच्छा नहीं है, स्कूल का क्या करना है, तालीम का क्या करना है, हेल्थ का क्या करना है, लोग नहीं पूछते, बिजली का करना है, लोग नहीं पूछते। लोग एक ही बात पूछते हैं, इमरान खान कब बाहर आएगा, इमरान खान को कैसे निकालोगे, उसे निकालने का क्या प्लान है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MPA, हर MNA एक ही वादे के तहत इलेक्शन लड़के आया था कि वो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा। अच्छा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अकट हुआ है, उसमें बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए। तो ये जब बार बार बैठेंगे, अपने इख्तलाफात एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। गंडापुर साहब ने भी कहा कि ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो भी ये बात कर रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे। कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई इससे शिकवा करता है, कोई उससे गिला करता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलानी है तो इन सारे लोगों को इकट्ठा होकर पब्लिक को एक तगड़ा मैसेज देना पड़ेगा कि हम सब आ रहे हैं इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए, और अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो नई हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तो ये है कि वो कहते हैं कि जी हम जहां जहां हैं वहीं निकल के अवाम बैठ जाएगी और पूरा पाकिस्तान चौक कर देंगे। अगर तो ये हो जाता है तो फिर 3 दिन के अंदर ये निज़ाम घुटने टेक देगा मेरे अंदाजे में। अगर तो पूरा पाकिस्तान निकल कर बाहर बैठ जाता है, यानी कराची के शहरी निकले अपनी अपनी सड़कों पे बैठ जाएं बाहर आके, हम नहीं करते काम, अब कुछ नहीं होगा, हम इधर ही बैठे हैं, राशन जमा कर लें, पहले अनाउंस कर दें, आकर बैठ जाएं सड़कों के ऊपर। इस्लामाबाद के शहरी इस्लामाबाद में निकल के बैठ जाएं, रावलपिंडी वाले वहां निकल कर बैठ जाएं। अपनी अपनी गली मोहल्लों में बाहर निकलने में पुलिस आपको क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस की रेशो तो 200 बंदों पे एक पुलिस वाला भी नहीं है, बल्कि इससे भी कम रेशो है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इदारे या कोई आपके सामने आ जाए या आकर खड़ा हो जाए। बड़े आराम से पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है, खामोश इनकलाब, अगर लोग निकल कर अपने अपने इलाकों में बाहर आके बैठ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर भी सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत अली अमीन गंडापुर के बकौल 93% है। तो 93% में से अगर 50% लोग भी पाकिस्तान में कहीं दूर ना जाएं, अपने अपने घरों से बाहर आएं और बाहर आकर बैठ जाएं और कहें जनाब अब निज़ाम आप चला लें इमरान खान के बगैर, जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे हम अंदर नहीं जा रहे, तो फिर तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। वरना आप मदानी मारते जाएं पानी में, फ़ायदा नहीं होगा। तरीका यही है जो इमरान खान साहब ने जेल से बताया, उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर स्टैब्लिशमेंट काबू आ जाएगी। स्टैब्लिशमेंट को काबू किए बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।